नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। कोडरमा जिले के पंचखेरो डैम में रविवार को नाव पलटने के बाद डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद लापता लोगों में से 6 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 लोगों के शव की तलाश अभी भी जारी है। लापता हुए लोगों को 12 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। तो कोडरमा पंचखेरो डैम हादसे में 6 शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 लोगों के शव की तलाश अभी तक जारी है। 12 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम इनकी तलाश कर रही है। रविवार को डैम में नाव पलटने से 8 लोग डूब गए थे, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 लोगों की तलाश की जा रही है। तो कोडरमा में पंचखेरो डैम हादसे में 6 शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 लोगों के शव की अभी भी तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 2 लोगों को अभी भी तलाश जारी है, तो वहीं 12 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम इनकी तलाशी कर रही है। रविवार का ये पूरा हादसा है, जब रविवार को डैम में नाव पलटने से 8 लोग डूब गए थे। तो कोडरमा में ये हादसा हुआ था, जहां पर डैम में नाव गई थी। तो उस समय 8 लोग उस पर सवार थे, तो उसी समय नाव पलट गई, जिसमें 8 लोग डूब गए। 6 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो 2 लोगों के शवों को अभी तक बरामद नहीं किया गया है, उनकी तलाश लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कोडरमा जिले की है, जहां पर एक पंचखेरो डैम में रविवार को नाव पलटने के बाद 8 लोग डूब गए थे। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। हादसे के बाद लापता लोगों में से 6 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए कुमार रमेशम हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, अभी आज सुबह 4 बजे सुबह से ही एनडीआरएफ की जो टीम जो रांची से आई हुई थी, वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की थी। और अभी तक जो है 6 शव जो है निकाले जा चुके हैं, और बाकी 2 शवों को निकालने की जो प्रक्रिया है, जो अभियान है, वो अभी एनडीआरएफ की टीम जारी रखी हुई है। और गिरिडीह और कोडरमा जिले के जो वरीय अधिकारी हैं वहाँ कैंप कर रहे हैं, और बाकी 2 शवों को निकालने का अभियान तेज कर दिया गया है। एक उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन 2 बाकी शवों को भी निकाल लिया जाएगा। तो कुमार, 12 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, वहीं 6 लोगों को जो उनके शवों को बरामद भी कर लिया गया है। तो 2 लोगों को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है एनडीआरएफ की टीम। दरअसल जो पानी के जिस स्थान पर संभावना है कि बाकी 2 लोगों के भी शव वहां मिल जाएंगे, वहां पर खास फोकस डालकर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम पूरी ऊर्जा लगाई हुई है कि बाकी 2 लोगों को भी जल्द से जल्द निकाला जा सके। और जो ग्रामीण है आसपास के, वो काफी बड़ी संख्या में वहां पर अभी डटे हुए हैं। और मृतकों के जो परिजन हैं वो काफी परेशान। और तो क्या कुमार, इन शवों की शिनाख्त हो चुकी है, इनकी पहचान हो चुकी है क्या? जी जी, वहाँ पर जो लोग हैं, जो मृतकों के जो परिजन हैं, उन्होंने इसकी पहचान की है। और जो वहाँ वरीय अधिकारी हैं मौजूद, उन लोगों ने भी इसकी हामी भरी है कि सभी वो डूबे हुए लोगों के ही शव हैं। तो क्या ये स्थानीय लोग थे या फिर बाहर से ये लोग घूमने आए थे? तो कौन ये लोग थे जिनकी शिनाख्त की गई है? ये गिरिडीह जिले के राजधनवार
इलाके के खेतों गांव से यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे रविवार को, और एक ही नाव पर नौका विहार करने के ख्याल से ये लोग सवार हो गए थे, और बीच पानी के दौरान जो है वो नाव उलट गई थी, जिसके बाद सारे लोग डूब गए थे, जिसमें से एक नाविक जो है वो वहां से बाहर निकल गया था, और एक प्रदीप सिंह जो थे डूबने वाले लोगों में से, वो उस समय तैरकर बाहर निकले थे और उन्होंने इसकी जानकारी सबों को दी थी। एनडीआरएफ की जो टीम है वो उस नाव को भी खोज कर निकाल ली है जो पानी में डूब गया था। तो ये जो लोग अब जब डूबे थे, क्या तभी उसी टाइम जो है एनडीआरएफ को सूचना दे दी गई थी, गोताखोरों को सूचना दे दी गई थी? दरअसल एनडीआरएफ की जो टीम है वो रांची से बुलाई गई और वो उसके आने में समय लग गया, शाम तक पहुंचने का समय लग गया था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सका था। वहां पर कोई लाइफ सेविंग कोई अरेंजमेंट वहां डैम के पास में उपलब्ध नहीं है, और ना ही उन लोगों ने इसका कुछ उपयोग किया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के चेहरे हैं जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति चुनाव के। इस बीच बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बहुत ही गौरव का क्षण है, देश को आज पहली बार एक आदिवासी समाज की महिला सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर चुनी जानी है, इसलिए हम सभी आज खुश हैं क्योंकि हमने उस शख्सियत को वोट दिया है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने पूरे राष्ट्र को महिलाओं का अपमान किया है, अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होगी तो वो माफी मांगेंगे। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री बनी थी। मुझे तो लगता है कि आज अपने माता का, अपने पिता के फैसले का भी उन्होंने अपमान किया और कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र की महिलाओं का अपमान किया है। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होगी तो उन्होंने एक महिला का अपमान जिस प्रकार से उन्होंने किया है, एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में रहकर उड़ीसा में आगे बढ़ने वाली महिला, एक जनजाति समाज से जहाँ व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष करके आगे बढ़ी और उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि देश की सभी महिलाओं पर उन्होंने सवाल उठाया है, अपनी माता का भी अपमान किया, अपने पिता के फैसले का भी अपमान किया। वही राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के दिए गए बयान का मामला अब थाने में पहुंच गया है। डॉक्टर अजय के खिलाफ बीजेपी ने एसटी-एससी थाने में एफआईआर किया, तो वहीं कांग्रेस ने आज कोतवाली थाने पहुंचकर बीजेपी के केंद्रीय नेता स्मृति ईरानी और बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर अजय के 1 मिनट के बयान को बीजेपी ने एडिट करके 10 सेकंड का डॉक्टरेट वीडियो वायरल किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा एएनआई को जो 60 सेकंड का बाइट दिया गया, उस बाइट को मॉर्फ करके डॉक्टर्ड वीडियो बना करके देश की जनता और विशेषतः आदिवासी समाज को गुमराह करके भ्रांति फैलाई गई और द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान किया है भाजपा ने। और कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते अब इन सारे विषयों पर चुप बैठने वाली नहीं है। हम हर उस कुत्सित प्रयास का डटकर मुकाबला करेंगे। कानूनन हमने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं हर साल 21 फरवरी को पीएफआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये 21 फरवरी 2021 के उस वीडियो से पुख्ता होता है जिसमें बिहार में सक्रिय पीएफआई का महासचिव सना उल्ला अपने गांव सकरपुर में पीएफआई का स्थापना दिवस मना रहा है। तो पटना में 21 फरवरी को पीएफआई का स्थापना दिवस होता है। ये पीएफआई 2021 के एक वीडियो से पुख्ता हुई जानकारी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीएफआई का महासचिव सना उल्ला अपने गांव सकरपुर में पीएफआई का स्थापना दिवस मना रहा है।
वहीं झारखंड विधानसभा में राष्ट्रीय चुनाव 2022 को लेकर मतदान जारी है। राष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मैदान में उतरे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में सबसे पहले बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने वोट डाला था। वहीं रांची में श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से नाटक हरि मोहन का सपना प्रस्तुत किया गया। हरि मोहन को ऐसा लगता है कि मेरी मां भगवान की पूजा अनावश्यक रूप से करती है। इसी को लेकर नाटक के निर्देशक और संयोजक ने बताया कि ये नाटक महर्षि अरविंद की जीवनी पर आधारित है। महर्षि अरविंद एक क्रांतिकारी थे और उन्हें जेल के कारावास में डाल दिया गया था। कारावास के समय स्वप्न के माध्यम से भगवान कृष्ण साक्षात अरविंद को उन्होंने दर्शन दिए थे और वार्तालाप भी की थी। तो रांची में हरि मोहन का सपना नाटक का प्रस्तुतिकरण कराया गया। नाटक महर्षि अरविंद की जीवनी पर आधारित था। तो वहीं महर्षि अरविंद एक क्रांतिकारी थे। श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से यह आयोजन किया गया था। आज यहाँ पे मयूरी प्रेक्षागृह में मातुश्री मनोरमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से अरविंद सोसाइटी के हेहल शाखा के द्वारा नाटक हरि मोहन का सपना प्रस्तुत कराया जा रहा है और हम मासूम आर्ट ग्रुप डाल्टनगंज से हैं और मासूम आर्ट ग्रुप के द्वारा हरि मोहन का सपना नाटक की प्रस्तुति कुछ ही देर में बस अब की जाएगी यहाँ पे मयूरी प्रेक्षागृह में। ये नाटक महर्षि अरविंद के जीवनी पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि अरविंद जब क्रांतिकारी थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था तो कारावास के दौरान उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात किया, उनसे वार्तालाप की। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वे वार्तालाप कैसे कर सकते हैं, तो स्वप्न को एक माध्यम माना गया। आज यहाँ पे मयूरी प्रेक्षागृह में जिसमें हरि मोहन का सपना महर्षि अरविंद के द्वारा रचित ये नाटक, जिसमें हरि मोहन को लगता है कि मेरी माँ अनावश्यक भगवान की पूजा करती है और मक्खन भोग लगाती है और उसको बैठे बैठे सब मिल जाता है और मुझे मिलेंगे भगवान तो मैं मरम्मत करूँगा। भगवान स्वप्न में आते हैं और उसकी शंका का निवारण करते हैं और वही पूरे रात भर जो स्वप्न होता है हरि मोहन का कृष्ण भगवान के साथ, उसके जो संवाद है ये श्री अरविंद के लिखे हुए हैं और इसमें एक संवाद बड़ा अच्छा है जो एक संदेश देता है। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का इन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका घेराव किया। गांव की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्राधिकरण के सीईओ को सौंपा 4 सूत्रीय ज्ञापन। समस्या को लेकर इन्होंने फेसबुक लाइव तो ग्रेटर नोएडा में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का उन्होंने घेराव किया, उनके प्रति जो है विरोध प्रदर्शन किया। गांव की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्राधिकरण के सीईओ को उन्होंने 4 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। इन्होंने फेसबुक लाइव मेरी मच्छा की समस्या को लेकर इन्होंने फेसबुक लाइव हमने बहुत लंबी मेरी मच्छा की समस्या को लेकर इन्होंने फेसबुक लाइव हमने बहुत लंबी वहीं बरेली से अब एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर यकीनन आपके होश ही उड़ जाएंगे। खबर यह है कि बंदरों के एक झुंड ने एक नवजात को पिता की गोद से छीनकर छत से नीचे फेंक दिया, जिससे 4 महीने के इस नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते नवजात के पिता उसे छत पर ले गए थे। वो वहां गोद में समेटकर बच्चे को घुमा रहे थे। कितनी ही देर में बंदरों के बदहवास झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हड़बड़ी में पकड़ कमजोर हुई तो बंदरों ने उनके बेटे को छीना और हवा में उछाल दिया। 3 मंजिल से
जो है 4 महीने के इस मासूम को फेंका गया और इस मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। तो बरेली से खबर आ रही है जहां पर बंदरों के एक झुंड ने 4 महीने के मासूम की जान ले ली। पिता की गोद में वो बच्चा था, पिता की गोद से उस बच्चे को छीना, उसे हवा में उछाला और 3 मंजिले से उसे नीचे फेंक दिया, जिसके बाद 4 महीने की बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। मैं रात के समय में ड्यूटी करके आया शाम के टाइम, तो लाइट आ नहीं रही थी, मीटर वगैरह डाउन था, तो मैं बच्चे को लेकर ऊपर छत पे घुमाने के लिए आया हवा। इतने में ही 2-4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने। और जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे पे से बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कितने बच्चे थे आपके? मेरे पास 2 बच्चे थे, छोटा वाला है। मैं रात के समय वहीं गाजियाबाद टीला थाना टीला मोड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। आज 18/7/2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे बंदला नहर चेक पॉइंट पे थाना टीला मोड़ का चेकिंग चल रहा था, जिसके दौरान एक बाइक और एक बाइक सवार व्यक्ति ने चेकिंग देख के संदिग्ध रूप से वहीं से भागने के लिए कोशिश किया। वहीं से भागते हुए इसी रास्ते से आया और इधर RLS इंग्लिश स्कूल मोड़ पे टर्न करते हुए वो फिसल के गिर गया। तो पीछे आया पुलिस टीम के ऊपर, उन्होंने उठकर फायर किया। जवाबी फायर में अपना स्वयं रक्षा के लिए हमारा पुलिस टीम भी वापस जवाबी फायर किया, जिसमें से उनको एक गोली बाएं पैर में लग गया। वहीं अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 कांवड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही सड़क हादसे में घायल लोगों का इलाज कराने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो अमरोहा में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। सड़क हादसे के दौरान जो है 2 कांवड़ियों की मौत हुई थी, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने अपना दुख जताया है और साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। इलाज करने के लिए उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं। तो जो भी इसमें घायल हुआ है, इस हादसे में जो भी लोग घायल हुए हैं, उन घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं सहरसा सदर थाना क्षेत्र स्थित नया बाजार में रहने वाले एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक अवैध हथियार लिए हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं साथ में 2 और युवक भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की इंडिया वॉइस पुष्टि नहीं करता है। तो सहरसा से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध हथियार के साथ 2 और युवक दिख रहे हैं। वहीं बिजनौर के हमीरपुर दीपा थाना क्षेत्र के जोगी औधा गांव में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में पथराव शुरू हो गया। पथराव की घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस जांच पर जुटी है। वहीं देश में ICSE बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस साल 10वीं की परीक्षा में जहां कुल 99.97% छात्र पास हुए थे, तो वहीं कानपुर की अनामिका ने टॉप कर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। उधर लखनऊ CMS ने एक बार फिर से सफलता का शिखर छुआ है। लखनऊ CMS कानपुर रोड की कनिष्का मित्तल ने जहां टॉप किया, तो वहीं दूसरी तरफ
दूसरी पोजीशन पर 32 छात्र रहे। लखनऊ सीएमएस महानगर सरिया खान दूसरे नंबर पर रही तो लखनऊ सीएमएस के राहीना कौशल को 99.96% नंबर प्राप्त हुए। लखनऊ सीएमएस गोमती नगर के क्षितिज नारायण ने 99.60% नंबर हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आपको बता दें कि इन चारों बच्चों ने 500 से 499 नंबर हासिल किए हैं। कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचने वाले इन बच्चों के साथ अभिभावक के चेहरों पर भी खुशी देखती बन रही है। आईसीएसई बोर्ड के नतीजे आ गए। एक बार फिर सीएमएस ने परचम लहराया और सीएमएस इसीलिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं इस बार भी वही कुछ देखने को मिल रहा है, वही माहौल, वही चीजें। आइए हमारे साथ कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं। ये बता बेटा कितना परसेंट है? 98.2%। किस क्लास में थे आप? 10th में थे। देखिए 10th के बच्चे ने, तो क्या आप संतुष्ट हैं अपने इस मार्क्स? हाँ, कहीं ना कहीं ये संतुष्ट है और इन्होंने ऐसे मार्क्स पाए हैं तो खुश होने की बात भी है। ये सीएमएस है, इसीलिए सीएमएस जाना जाता है। कुछ और लोग हैं आप जी मेरी सिस्टर है, इनके 98.2% है। कैसे इतने परसेंट है? आप लोगों को क्या इससे ज्यादा उम्मीद थी कि संतुष्ट है? इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं, संतुष्ट है हम जो इसका रिजल्ट आया है। किस क्षेत्र में इन्हें भेजना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? इनको डॉक्टर बनना है। देखिए जो गार्जियन है वो भी संतुष्ट है। ये एक सीएमएस की अपनी एक तौर तरीका रहा है और ये एक अपने आप में इसीलिए देश में सबसे अलग छाप बना है। और आपको बता दें जो भी बच्चे रिजल्ट लाते हैं उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमले होंगे उसमें भी ये बच्चे दिखते हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया वाइज, लखनऊ। आईसीएसई बोर्ड के नतीजे आ गए। एक बार फिर सीएमएस ने परचम लहराया और सीएमएस इसीलिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं इस बार भी वही कुछ वही रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनटीपीसी प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ऊंचाहार में लगी एनटीपीसी परियोजना से उड़ने वाली डस्ट से लोग बीमार हो रहे हैं। यही नहीं, लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीते 5 दिनों के अंदर ही अंदर एनटीपीसी प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानी जाती तो वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। विद्युत की जो आपूर्ति है आज बद से बदतर है जिले में। खासकर हमारी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार में आज केवल 4 से 5 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। इस गर्मी में जब टेम्परेचर 34, 35 और 37 तक जा रहा हो, आम आदमी कैसे 4 घंटे और 5 घंटे की बिजली में वो जीवन यापन करेगा। और खासकर जब आज किसानों की धान की रोपाई का समय चल रहा हो, उस समय ना प्राइवेट ना सरकारी ट्यूबवेल चल पा रहे हैं, खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, अपूर्णीय क्षति आज किसानों को हो रही है और आज उनका लगा हुआ धान वो पूरी तरीके से झुलस जा रहा है। और इसी विद्युत आपूर्ति को लेकर के जो एक बड़ा भाग जलमू पंप कैनाल से सिंचित होता है, आज वो पंप भी नहीं चल पा रहे और नहरों में भी पानी नहीं मिल पा रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।